हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE की वैल्यू की गणना करना और हमने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के साथ जो CFSE की मान की गणना की थी वो दोनों में अलग अलग आता है। सेम उसी तरह आज हम डिस्कस करने वाले हैं चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए CFSE की गणना। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होते हैं उनमें जो d ऑर्बिटल है वो किस प्रकार स्प्लिट होता है, किस प्रकार विभाजित होता है और किस प्रकार के कक्षक बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होते हैं उसमें जो निम्न ऊर्जा के कक्षक बनते हैं वो Eg कक्षक बनते हैं, जबकि उच्च ऊर्जा के 3 T2G कक्षक बनते हैं। तो स्प्लिटिंग करते हैं, उसके लिए भी CFSE के लिए भी हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसी बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए कैलकुलेट करेंगे CFSE की गणना। तो यहाँ से बात करेंगे आज चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना कि कितना मान हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको ये पता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो निम्न ऊर्जा के 2 Eg कक्षक बनते हैं, जबकि उच्च ऊर्जा स्तर पर 3 कक्षक जाते हैं जिन्हें T2G कक्षक कहा जाता है। Eg और T2G ये औसत ऊर्जा स्तर होता है अपना। इस औसत ऊर्जा स्तर से जो Eg ऑर्बिटल्स होती हैं इनकी जो ऊर्जा का मान होता है ये कितना होता है, हमने कैलकुलेट किया था -0.6 डेल टी होता है, यहाँ कैलकुलेट कर रखा है आपने। जबकि जो ये ऊर्जा स्तर है इसके लिए औसत ऊर्जा से कितना मान ज़्यादा है, +0.4 डेल टी। डेल टी क्या है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान है। ओके, तो इस बेसिस पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये टेट्राहेड्रल के लिए है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो इसके द्वारा हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे CFSE की गणना हम करते हैं। तो CFSE टेट्राहेड्रल इज इक्वल्स टू, अब जैसी वैल्यू है वैसे हम मान रखते जाते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे -0.06 है, -0.6 डेल टी है, जबकि ऑर्बिटल कौन से हैं, Eg हैं, तो n Eg प्लस की वैल्यू है 0.4 डेल टी डॉट n T2G होता है यहाँ। इस तरह से हम इसके का जो फॉर्मूला है CFSE का वो क्या राइट करेंगे, CFSE टेट्राहेड्रल इज इक्वल्स टू -0.6 डेल टी n Eg प्लस 0.4 डेल टी डॉट n T2G। Eg और T2G लास्ट वीडियो में भी हमने ये चेक किया था कि वास्तव में Eg और T2G क्या है, n Eg है, Eg ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, जबकि n T2G क्या होती है, n T2G क्या है, T2G ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, यही निर्धारित करते हैं अपन। चलिए, तो ये हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, इनके लिए CFSE की वैल्यू की गणना करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके लिए CFSE की गणना। और जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्यतः जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो हमेशा उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं जिनमें वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों उपस्थित उसमें हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्प्लिटिंग अगर हम चेक करें इस लिगेंड की प्रकृति के आधार पर यदि CFSE की गणना करते हैं तो दोनों में अलग अलग निर्धारित होती है। तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, विन्यास की विन्यास क्या है, यहाँ पे विन्यास जिसमें अपन D1 D2 D3 के हिसाब से अपन मेंशन करेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम चेक करेंगे T2G और इजी ऑर्बिटल के साथ इनकी वैल्यू। और यहाँ पे होता है वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र, वीक फील्ड लिगेंड, ये वीक लिगेंड फील्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अपन को ये पता है कि दो ऑर्बिटल हैं, पहला है Eg और दूसरा है T2G। यहाँ पे भी क्या होगा, Eg और T2G, ओके। यहाँ पे अगर अपन मेंशन करते हैं, अपने कॉन्फ़िगरेशन की बात की, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन तक चलेंगे। सारे कॉन्फ़िगरेशन अपन को राइट करने हैं D1, D2, D3, D4 से लेके D10 तक। अब अपन को पता है कि Eg और T2G में पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, Eg में आएंगे, क्योंकि अभी स्प्लिटिंग अपन ने चेक की थी कि निम्न ऊर्जा के Eg कक्षक बनते हैं चतुष्फलकीय में, जबकि उच्च ऊर्जा के T2G ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये इसके लिए अपने इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे और ये T2G में करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे T2G और Eg ऑर्बिटल्स को, ओके। तो ये मेंशन कर रहे हैं अपन Eg और T2G ऑर्बिटल, ये Eg T2G ऑर्बिटल, इसी प्रकार हम इसके लिए भी मेंशन कर सकते हैं D1 के लिए। एक बार मैं यहाँ पे विन्यास लिख लेता हूँ ताकि हमको आइडिया रहे कि किस तरह से वैल्यू का निर्धारण किया जाएगा। तो D1 एक बार हम इसके लिए चेक कर लेते हैं पहले, फिर उसके लिए ऊर्जा का मान का निर्धारण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, अगर चलें अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, Eg ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो Eg में हमने ये एक इलेक्ट्रॉन फिल किया है। अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे जाएगा। लेकिन D3 आने पर यदि लिगेंड प्रबल है तो वो क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है, और पेयरिंग करवाते हुए ये 1, ये 2 और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिल कर देता है। इसी प्रकार 4 आने पे 1, 2, 3, 4, 5 आने पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 यहाँ आएगा, T2G ऑर्बिटल्स में आ जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ बात कर रहे हैं अपन। इसी प्रकार 6 आने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। 9 आने पे ये पेयरिंग करवाएगा और 10 आने पे कंप्लीट पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ से अपन मेंशन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आने पे सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो पेयरिंग में चले जाते हैं, और इस तरह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो अपन मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है। बात करते हैं, अगर हम वीक फील्ड लिगेंड के साथ अगर करते हैं तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अपन बात करते हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 के साथ चले। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ऐसे अपन T2G ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10।
10। अब यहाँ पे वीक अगर फील्ड लिगेंड आ रहे हैं, वीक लिगेंड है तो वो अपन को पता है कि पेयरिंग नहीं करवाते। पेयरिंग नहीं करवाने की वजह से जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, दैट मीन्स T2Z में एग्जिस्ट करेगा। तो ये 1 2 3 4 पेयरिंग नहीं करवाएगा। जब वीक लिगेंड होता है वो पेयरिंग नहीं करवाता जब तक कि इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता। 5 आने पे 1 2 3 4 5, 6 आने पे अब ये पेयरिंग करवाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन तो पांचों ऑर्बिटल्स में आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे देखो 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 वाला आएगा, वापस पेयरिंग करवाएगा और यहाँ पेयरिंग कर देता है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7 वाला पेयरिंग, अब पेयरिंग करवाएगा T2Z में, पेयरिंग करवा रहा है। फिर 9th वाला है वो भी पेयरिंग करवाता है। मतलब एक चीज़ यहाँ से आप जब दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करोगे, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं 8 9 और 10। यहाँ पे भी क्या है 8 9 और 10। इन दोनों में, इन तीनों ऑर्बिटल्स में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, सेम आ रहा होगा, चेक कर सकते हो आप। इसमें देखो T2G पेयरिंग में है और दोनों EG पेयरिंग में है और T2Z एक पेयरिंग में है। यहाँ पे भी देखो T2Z EG दोनों पेयरिंग में और T2Z एक पेयरिंग में है। इसी प्रकार हम बात करते हैं D1 और D2 के लिए। तो D1 और D2 यहाँ पे भी देखो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखो दोनों में सेम आ रहा है क्या। इसका मतलब इनके लिए अगर हम CFSE की वैल्यू की गणना करेंगे तो D1 D2 D8 D9 और D10 इन पांच विन्यासों के लिए, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें चाहे वीक फील्ड लिगेंड की बात करें, दोनों ही क्या करते हैं, सेम स्प्लिटिंग एनर्जी निर्धारित करते हैं। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी की गणना करेंगे तो CFSE की गणना यहाँ से की जाएगी। ये फॉर्मूला है अपने लिए, तो CFSE इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखो EG में कितने ऑर्बिटल हैं, एक, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर, मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, तो इसके लिए आता है -0.6 डेल्टी। 2 आने पे CFSE बराबर हो जाएगा -1.2 डेल्टी। 3 आने पे देखो EG में ही चल रहा है ये भी, तो CFSE इक्वल्स टू 3 आने पे हो जाएगा -1.8 डेल्टी। लेकिन साथ में देखो पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस पाई। ओके, पाई यूज कर सकते हैं। हमने कल लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने ये चेक किया था कि जो पाई होता है वो युग्मन ऊर्जा है, युग्मन ऊर्जा होने की वजह से यौगिक स्थायित्व की तरफ जाता है, ये ध्यान रखना। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें CFSE इक्वल्स टू, इसके लिए आ जाएगा 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखोगे तो ये आ जाएगा -2.4 डेल्टी प्लस 2 पाई। नेक्स्ट के लिए CFSE, अब देखो ये तो कितना हो गया माइनस के 2.4, इसमें से कितना माइनस करेंगे 0.4, तो ये आ जाएगा -2.0 डेल्टी प्लस 2 पाई। CFSE 4 D6 के लिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये तो हो गया माइनस के 2.4 और ये हो गया प्लस के 0.8, तो माइनस के 2.4 में से प्लस के 0.8 अगर रिमूव करोगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा, ये रह जाएगा लगभग माइनस के 1.6 डेल्टी और साथ में देखो पेयरिंग एनर्जी कितनी है 2 पाई। इसी प्रकार CFSE माइनस के 2.4 हैं, प्लस के कितने आ जाएंगे 1.2, तो ये आ जाएगा -1.2 डेल्टी और पेयरिंग एनर्जी कितनी है, यहाँ पे भी पेयरिंग एनर्जी है 2 पाई। पेयरिंग एनर्जी कितनी है 2 पाई है, यहाँ पे वैल्यू ध्यान रखना है। ओके, प्लस 2 पाई, ये देखो 2 ही है। यहाँ पे बात करते हैं D8 के लिए, तो CFSE इक्वल्स टू, ये है माइनस के 2.4 है, 2.4 आएंगे EG ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के प्लस के 1.6 और माइनस के 2.4, तो माइनस के 2.4 में से प्लस का 1.6 जाएगा तो माइनस का 0.8 डेल्टी रहेगा। साथ में देखो पेयरिंग एनर्जी कितनी हो गई 3 पाई। CFSE 4 D9, ये कितने हैं माइनस के 2.4, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, प्लस के 2.0
माइनस के 0.4 डेल टी प्लस पेयरिंग में कितने 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हो गए तो 4 पाई आ जाता है। और इसके लिए अगर CFSE का निर्धारण करोगे तो ये कितना है माइनस के 2.4, ये कितना जाएंगे प्लस के 2.4, तो 0 प्लस 5 पाई यहाँ पे इसकी वैल्यू का निर्धारण अपन कर सकते हैं। तो इसी तरह हम किसके लिए निर्धारित करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड के साथ बात करें तो CFSE इज इक्वल्स टू कितना आएगा, n की वैल्यू क्या है इजी में 1 तो माइनस 0.6 डेल टी। अगर D2 की बात करेंगे तो CFSE इज इक्वल्स टू 2 हैं तो माइनस के 1.2 डेल टी। लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है, CFSE इज इक्वल्स टू ये तो है माइनस के 1.2 और ये है प्लस का 0.4 तो वैल्यू रह जाएगी माइनस के 0.8 डेल टी। पेयरिंग यहाँ पे नहीं हुई है, ये ध्यान रखना है अपन को। इसी प्रकार CFSE इज इक्वल्स टू इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, EG के लिए तो माइनस के 1.2 हो गए, ये कितना है प्लस के 0.8 हो जाएंगे तो ये रह जाएंगे माइनस 0.4 डेल टी। इसके बाद यहाँ पे बात करोगे CFSE इज इक्वल्स टू माइनस के 1.2 और ये हो जाएंगे प्लस के 1.2 तो CFSE की वैल्यू 0। D5 के लिए CFSE कितना रहा है वीक फील्ड लिगेंड में 0। इसके बाद देखो वापस ये में यही चीजें रिपीट होनी है, CFSE इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया माइनस के 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस के 1.8 और ये कितना हो जाएगा 1.2 है प्लस के तो कितना रह जाएगा माइनस के 0.06 डेल टी। मतलब यही चीजें रिपीट होनी है वापस D6 के लिए, फिर ये D7 के लिए, D8 के लिए, D9 के लिए और D10 के लिए वापस रिपीट होनी है, चेक करना। लेकिन यहाँ पे कपलिंग जो पेयरिंग एनर्जी है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अगर इसके लिए CFSE का मान का निर्धारण करोगे तो डेफिनेटली 1.2 डेल टी प्लस 2 पाई होगा। CFSE इज इक्वल्स टू माइनस के 0.8 डेल टी प्लस 3 पाई होगा। कैसे हैं चेक कर सकते हैं। इसके लिए तो कितना हो जाएगा माइनस के 2.4, ये कितने हैं 4, यहाँ पे रखोगे तो 1.6 माइनस के 2.4 में से प्लस के 1.6 जाएंगे तो माइनस का 0.8 रिमेनिंग रहेगा। इसी प्रकार CFSE D9 के लिए कितना जाएगा, D9 के लिए आ जाएगा माइनस 0.4 डेल टी प्लस 4 पाई और लास्ट में आ जाएगा CFSE इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 पाई। तो अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है 1.2 तक जा रही है, जबकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ चलते हैं तो देखो 2.4 तक जाती है वैल्यू, 2.4 तक जा रही है। इसके बाद ये वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या निकालेंगे, CFSE वैल्यू का निर्धारण किया जा सकता है। क्लियर है? ओके, आप इसको आराम से चेक करोगे तो ये पाओगे कि इसमें कोई ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। बहुत इजी वे में आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले के आधार पर हमको वैल्यूज पुट करनी है और फाइनल आंसर अपन को निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, CFT को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुलों में CFSE की गणना हमने की है, जिसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ किस तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं CFSE को। अब बात करते हैं कि वास्तव में जो CFT है उसको प्रभावित कौन कौन से ऐसे कारक हैं या ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम यौगिकों में CFT का महत्वपूर्ण रोल मानते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है CFT। जैसा कि हमने प्रीवियस जो क्लास थी हमारी उसमें भी हमने एक चेक किया था कि जो CFT के आधार पर कुछ संकुल यौगिकों में हमने गुणों की व्याख्या की थी, उन्हीं गुणों के आधार पर हम बात करेंगे उनकी प्रभावित करने वाले कारक। तो टॉपिक क्या होगा, CFT को प्रभावित करने वाले कारक। CFT को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, और इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन मेंशन करते हैं संकुल की
ज्यामिति या क्रिस्टल कह सकते हैं, तो संकुल या क्रिस्टल की ज्यामिति। अब क्रिस्टल की ज्यामिति या संकुल की ज्यामिति को हमने पहले CFT के जो आधार पर गुणों की व्याख्या की थी उसमें भी हमने ये चीज़ मेंशन की थी कि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो किस प्रकार इस पर अरेंज्ड होते हैं, उस बेसिस पे हम क्रिस्टल यौगिकी या संकुल यौगिकी की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ से हम एक्चुअल में जो संकुल की ज्यामिति का निर्धारण है वो कैसे प्रभावित करता है CFT को मेंशन करेंगे कि अगर हम बात करते हैं अष्टफल के संकुलों में तो 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा के या निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, जबकि बात करते हैं उच्च ऊर्जा के कक्षकों की तो वो इजी होते हैं जो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे कि अष्टफल के संकुलों में 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर स्थित होने के कारण इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में भरे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान वो ऊर्जा मुक्त करते हैं और ऊर्जा मुक्त करने के कारण जो CFSE है, स्प्लिटिंग जो एनर्जी है उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होगा कि जब स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी, CFSE का मान बढ़ता है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो ज्यामिति निश्चित हो जाती है। हम कह सकते हैं कि उसकी ज्यामिति का निर्धारण करने के लिए हम CFSE के मान की गणना करते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने यही चेक किया था कि CFSE के आधार पर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, इसी के आधार पर हम इसकी ज्यामिति की व्याख्या करते हैं। जबकि देखो चतुष्फल के संकुलों में क्या होता है कि जो निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं वो कौन से होते हैं, इजी होते हैं, 2 ही कक्षक हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं चतुष्फलकीय में, जबकि अष्टफलकीय में निम्न ऊर्जा की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊर्जा का उत्सर्जन उतना ही ज़्यादा करेंगे। परिणाम स्वरूप अष्टफलकीय संकुल यौगिकों की ज्यामिति निश्चित व फिक्स होती है और साथ में स्थायी यौगिकों का निर्माण भी करती है। ओके, तो अपन कह सकते हैं ओवरऑल रीजन कि जो CFSE की वैल्यू है वो अष्टफलकीय यौगिकों में चतुष्फलकीय से अधिक होती है। तो यहाँ पे डेल नोट इज ग्रेटर देन डेल टी, अपन ये कह सकते हैं। मतलब स्प्लिटिंग CFSE ज्यादा, पॉइंट क्या कहेगा, CFSE का मान बढ़ने पर संकुल निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित करता है, निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित करता है और स्थायी होता है। ये चीज अपन को मेंशन करनी है नंबर 1 पॉइंट में, संकुल की ज्यामिति या क्रिस्टल की ज्यामिति। दूसरी बात करते हैं, दूसरा कैरेक्टर की बात करते हैं, तो धातु, परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, धातु, आयन या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे कैसे निर्धारित करता है, हमने अभी स्प्लिटिंग की बात की है थोड़ी देर पहले, जो वीडियोस अपने अभी जो थोड़ी देर पहले जो पॉइंट अपन ने एक्सप्लेन किया था। जैसे मान लो हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके लिए हम D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो जब D2 की बात करते हैं तो निम्न ऊर्जा की क्या है, 2 कक्षक हैं। चतुष्फलकीय की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान रखना, तो यहाँ पे निम्न ऊर्जा के 2 कक्षक हैं, जबकि उच्च ऊर्जा के 3 कक्षक हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, भी निम्न ऊर्जा के 2 कक्षक और उच्च ऊर्जा के 3 कक्षक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे लिगेंड की बात नहीं कर रहे अपन, नॉर्मल लिगेंड्स की बात करते हैं। तो अगर मान लो D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और अगर 3 है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। मतलब ये है कि अगर धातु परमाणु के, समझना इस पॉइंट को ध्यान से, कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन के D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही हो जितने निम्न ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो उस स्थिति में यौगिक स्थायी होता है
अदरवाइज उसके लिए अगर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है निम्न ऊर्जा से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे केवल 2 कक्षक थे, एक एक इलेक्ट्रॉन अपन ने फिल किया, लेकिन जैसे यहाँ पे D3 की बात करते हैं 2 के साथ एक उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चले जाते हैं, परिणाम स्वरूप ये उच्च ऊर्जा में जाने वाला इलेक्ट्रॉन CFSE के मान को घटा देता है, कम कर देता है, ये ध्यान रखना है। तो क्या कहेंगे, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन के D कक्षक में उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाएं, जितने निम्न ऊर्जा कक्षकों में भरे जाएं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे, अगर जितनी संख्या में भरे जाए उतनी ही अगर संख्या में है तो क्या होगा इसका रिजल्ट, मतलब ये है कि भरे जाए, परिणाम स्वरूप इनके लिए जो CFSE के मान है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षकों में चले जाते हैं, जिससे वह CFSE के मान को घटा देते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, CFSE के मान को अगर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी अफेक्ट होती है, ध्यान रखना, प्रभावित होती है। तो सेकंड पॉइंट था धातु आयन या परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और वो है डेल नोट का मान। अब डेल नोट क्या होता है, डेल नोट होता है अष्टफलकीय संकुलों के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी है, CFSE का मान है। तो अपन ये कहते हैं कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें के लिए डेल नोट का मान अधिक होता है उनके लिए CFSE का मान भी ज्यादा होता है। तो मतलब डेल नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। अगर डेल नोट बढ़ेगा, स्प्लिटिंग बढ़ेगी, तो उसके लिए जो स्थायीकरण ऊर्जा है उसका मान भी बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि वास्तव में जो CFSE है या डेल नोट है, इसके मान को प्रभावित करते हैं कुछ कारक, इसके मान में कमी या वृद्धि करते हैं, जिनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं धातु पर आवेश। CFSE के को मान को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1, पहला कारण कौन सा है, पहला है धातु आयन पर आवेश, धातु आयन पर आवेश। दूसरा है धातु आयन का आकार, धातु आयन का आकार कि धातु कौन से वर्ग से संबंधित होती है, किस प्रकार उसमें वेरिएशन होता है। और थर्ड की बात करें वो है लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति। अब ये कैसे निर्धारित करते हैं डेल नोट के मान को, ये 3 पॉइंट, धातु आयन पर आवेश, धातु आयन का आकार और लिगेंड की प्रकृति, इन तीनों ही पॉइंट्स को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।